को घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। एक नदी किनारे रुककर बंकू पानी पीने लगता है। तभी एक काला नाग उसे डस लेता है। उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकू को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वो अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। बंकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बालक? इस घने जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मैं बंकू हूँ। मेरे गांव से प्रतिदिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मारकर खा जाता है। मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। बंकू वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल। दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। अबे पिद्दी बालक, भाग जा यहाँ से। शायद तू मुझे नहीं जानता। मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूँ। जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ। जा अपने गांव लौट जा। अच्छा, तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। क्या राजा का यही काम है कि निरीह बच्चों को चुपके से उठाकर ले आए और उसे खा जाए? एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। शायद तुझे तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। क्यों? एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताते हुए शर्म आ रही है। बस, बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है। दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है। तपस्वी देवराज के दिए हुए वरदान की वजह से बंकू शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं सरताजपुर में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल भी मेरे दोस्त सुधीर को दबोच कर ले आए हो, जिसका प्रमाण तुम्हारी गुफा के सामने पड़े कपड़े हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी देखा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेर तुरंत अपने गुप्तचर सियार को बुलाता है। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया काम करके कपड़े फेंकता है। महाराज, ये काम किसी आदमी का है। देखिए, कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है। सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं। जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथड़े होते। देख लिया, कोई हम जानवरों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर रहा है? मैं सामने पेड़ पर से आज रात नजर रखूंगा। रात भर बंकू मचान पर जगा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। करीब 4 बजे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। तभी चिड़िया की आवाज सुनकर बंकू जग जाता है। वो देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी सुधीर के कपड़ों को शेर की गुफा के आगे फेंक रहा है। बंकू मचान से उतरकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भौंकता कहाँ है? जरा अपना चेहरा तो दिखा। भौंका? तुम? तो गांव के सारे बच्चे तुम ही गायब कर रहे हो। मरेगा, सब मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब बस तू ही मरेगा। इतना कहकर बंकू जोर से भोगा के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। अलबत्ता भोगा के एक मुक्के से वो बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से भोगा वहाँ से भाग जाता है। उठो बालक। वो कहाँ गया? वो तो भाग गया। बंकू तपस्वी देवराज की कुटिया पर जाकर, प्रणाम महाराज। आदमखोर शेर को मार डाला तुमने?
नहीं महाराज, आदमखोर शेर नहीं, आदमखोर शमशान में रहने वाला भोगा है। लेकिन आपके वरदान ने उस पर क्यों काम नहीं किया? मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। ये आदमी पर लागू नहीं होता। उस भोगा में तो बहुत शक्ति है, उसे परास्त करना मुश्किल है। भोगा ने एक ऋषि को खाने में मांस दे दिया था। तब ऋषि ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राप दे दिया था। उसको मारने का क्या उपाय है महाराज? वो सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है। लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद 200 गज उसकी परिधि से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। बंकू बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और चीते पर बैठ शमशान पहुंच जाता है। आ गए, आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अभी तुम्हारे दोस्त सुधीर को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा। चीते, तू भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। पहले तू बचकर दिखा, ये ले। बंकू भाले से कई बार वार करता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। बालक, हो गई हसरत पूरी, अब तू मेरा शिकार बनेगा। तभी अचानक तपस्वी देवराज वहां प्रकट होते हैं। बंकू, भाले को उसकी नाभि में मारो। बंकू जैसे ही भोगा की नाभि में भाला मारता है, एक विस्फोट होता है। बंकू तुरंत चीते पर बैठकर 200 गज दूर हट जाता है। भोगा का शरीर वहीं भस्म हो जाता है। बंकू को सुधीर के साथ आते हुए देखकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। सेठ मंगत लाल और सरपंच हुकुम सिंह बंकू को इस कार्य के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं।